सेवा जवाहर आप सभी के समक्ष आज पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूँगा। जैसा कि सर्वप्रथम मैं शिक्षा पे बात करूँगा कि वर्तमान जो इस कठिन परिस्थिति में हम शिक्षा को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, किस प्रकार से हम पटरी पर आएं और हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से एक नया लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर मैं चर्चा करता हूँ और मेरे मित्र लोग मुझे सहयोग भी करते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से मैं लगातार बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा हूँ। तो आज मैं शिक्षा पे बात करूँगा। जिस प्रकार ये लगभग हमारा जो मार्च से लेकर लगभग ये जनवरी का जो समय है, लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं और शिक्षा लगभग बेपटरी पर है। अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, परंतु फिर भी हम जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत देश के जो ग्रामीण अंचल के जो युवा हैं, चाहे वो शहर के युवा हो, जो पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको कैसे फिर से उस पटरी पर आना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा पर। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं या बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा मेडिकल के क्षेत्र में होने वाला जो एक एग्ज़ाम है जो 2020 में अपन बात करते हैं कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जो प्रवेश के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो किसी कारणवश डिले कर दिया गया था, मतलब वो थोड़ी देरी से हो रहा है। तो अभी नर्सिंग के लिए जो परीक्षा है वो लगभग 6 फरवरी और 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। और हमारे जो बैतूल ज़िले के जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई करें, कम समय में क्या करें, कैसे करें। और पुलिस की भी जो भर्ती है उसके लिए शायद मार्च में परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए भी हमारे बैतूल ज़िले के युवा, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति, सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। पर कम समय में हम कैसे बेहतर स्कोर करें, तो इसके लिए हमें आवश्यकता है एक रणनीति बनाने की। चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अपन जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या मध्य प्रदेश द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम सफलता कैसे अर्जित करें। इसके लिए युवा पीढ़ी को, उन युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है और कम समय में कितना बेहतर करें। तो इसके लिए वो सबसे पहले एक रणनीति बनाएं, मतलब उसको एक छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस पर बात करें, मतलब इस पर रणनीति बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मार्केट में जैसे अपन बात करते हैं कि जो बुक्स वगैरह आती हैं तो उसमें क्या होता है कि 15-20 साल के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उन्हीं पर आधारित होता है जो पेपर होता है। तो आप कम समय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। और जो वन लाइन फैक्ट है या अपन बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस, पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। ये जैसे अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे अपन बात करते हैं, जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं, स्पेशली जो मातृशक्ति हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जिनके भी मतलब यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मित्र लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके बहनें हैं या किसी की बेटियाँ तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे
मेरा निवेदन है कि आप मतलब जो पीछे जो बुक के पीछे जो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब अपन बोलते हैं समरी, जिसको बोलते हैं सारांश, वन लाइन फैक्ट में रहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीछे दिए रहते हैं, उसको आप एक बार रिकॉल करें, उसको एक बार रिवाइज करें, उसको अच्छे से पढ़ाई करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में अच्छे से आप तैयारी करें। बहुत शानदार तरीके से आप अगर तैयारी करते हो तो निश्चित तौर से आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। और एकदम से आप सोच रहे होंगे कि मतलब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट की मैं एक समस्या बता रहा हूँ कि जैसे मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कई सारे लोग हैं, जैसे अपन नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो नर्सिंग में क्या होता है, जो बच्चे क्या करते हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये सरल होता है, तो लोग उसी को पढ़ाई करते हैं, उसी को पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसको बिल्कुल नहीं देखते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो देखिए, आप टॉप करने की कंडीशन में तब आओगे जब आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप हल करोगे तो निश्चित तौर से आपका अच्छा स्कोरिंग होगा। लेकिन हमने देखा, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे संस्थान में भी अच्छे से अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं सब अच्छा, लेकिन बच्चों की एक मानसिकता बन जाती है कि वो बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें, क्योंकि देखिए, आप एक युद्ध जीतने जा रहे हैं, तो युद्ध में क्या होता है, एक राजा भी होता है, सेनापति भी होता है और सैनिक भी होते हैं। तो जब सभी लोगों को अपन साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि हम एक ही को लेके चलेंगे तो क्या होता है कि देखिए, अगर अपन बात करते हैं, नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बायो के होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 हो गए। तो बच्चे लोग अगर बायो की ही तैयारी करेंगे तो 60 में से कितने नंबर आएंगे उनके? 50 आएंगे, 55 आएंगे, 60 तो आएंगे नहीं। लेकिन यदि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, उसमें 90 नंबर है, यदि आप तीनों सब्जेक्ट में से अगर अच्छा स्कोरिंग होता है, 60+ अगर आप नंबर लेके आते हो तो निश्चित तौर से आपका अच्छा स्कोरिंग होगा। लेकिन आपके अंदर जो डर है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप इसके लिए प्रयास करें। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और आप एक मतलब 10 से 15 साल का जब आप मतलब जितने जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाले, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, और इसमें उन लोगों को फ़ायदा है जो प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि तैयारी किए होंगे, जो बहुत अच्छा तैयारी किए होंगे, कोई कोचिंग संस्थान से जुड़े होंगे, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग सारगर्भित रूप से पढ़े, मतलब वन लाइन फैक्ट को ज़्यादा देखें, क्योंकि नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है, वन लाइन जो क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइन जो आंसर होता है, वन लाइन फैक्ट, इस पर ज़्यादा फोकस होते हैं। तो उन्हें आवश्यकता है कि वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल मतलब जो होते हैं, फिजिक्स में अपन बात करें तो फार्मूला देखें, कॉन्सेप्ट देखें, केमिस्ट्री में फार्मूला देखें, कॉन्सेप्ट देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, यूनिट वगैरह जो होते हैं उनसे उनको एक बार देखें। बायो में तो ऐसा है कि सरल रहता है, लेकिन क्या होता है, बायो इतना भी सरल नहीं होता। बायो क्या होता है कि बायो जिसका कमज़ोर है तो फिर वो 90 नंबर भी कोई काम नहीं आते, क्योंकि 90 नंबर से 30 नंबर 40 नंबर भी बच्चे लेकिन नहीं आते 90 नंबर में से, मतलब 3 सब्जेक्ट में से। तो बायो को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ सरल है, मतलब मेरे कहने का मतलब होता है, बायो ऐसा है कि वो दाल चावल है, मुंह में रखो तो चला जाएगा। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये दाल बाटी की तरह काम करता है। इसको क्या है, इनको खाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो जो बच्चे हैं, आप लोग थोड़ा सा 60 की तरफ तो ध्यान दे ही दे, बायो की तरफ, लेकिन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की तरफ भी ध्यान दे। अभी वर्तमान में जो नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, सरकारी नर्सिंग कॉलेज से यदि आप नर्सिंग करते हो तो आपका पूरा खर्चा बचेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और बाद में हैंड टू हैंड आपको जॉब में मिलेगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी।
बस थोड़ी सी मेहनत करना है। हर कोई व्यक्ति तो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ नहीं सकता है, तो आप सरकारी कॉलेज के लिए प्रयास करें, बहुत अच्छा मेहनत करें। अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में हो क्या रहा है, बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, मैंने देखा हूँ कि अभी शादियों का समय चल रहा है, शादियों का समय चल रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा मेला लगाने की भी परमिशन मिल चुकी है, तो लोग इधर उधर मेला घूम रहे हैं, शादियाँ घूम रहे हैं, कई सारे लोग घर में हैं। कोरोना काल से कुछ स्टूडेंट तो क्वारंटाइन ही हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि फॉर्म कब निकलेंगे, क्या हो रहा है। तो मेरा आप सभी युवा पीढ़ी से निवेदन है कि ये जो संदेश है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आसपास के जो बच्चे हैं, अपने क्षेत्र के बच्चे हैं, उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि जब तक ये जानकारी आप लोगों को नहीं पता रहेगी, तब तक हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मुझे जो सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने आसपास के बच्चों को ज़रूर बताएं। बहुत सारे जो लोग हैं, मैं देखता हूं कि आज क्या होता है कि देखिए, कैरियर का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, कैरियर में क्या होता है, हर क्षेत्र में कैरियर कैरियर का मतलब होता है, देखो, संभावना ही संभावना है। आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, नौकरी अलग होता है, कैरियर अलग होता है। मतलब नौकरी ऐसा है कि आप एक क्षेत्र में सीमित हो जाओगे, लेकिन कैरियर क्या होता है, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। तो देखिए, कैरियर का चुनाव कैसे करना है आपको। अभी देखिए, आप एक युवा उभर रहे हैं, आसपास के जो बच्चे हैं उभर रहे हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि एक शानदार लक्ष्य का निर्धारण करें। कैरियर बनाने का जो सबसे अच्छा समय होता है, मैं बता रहा हूँ, जो 18-19 साल के बाद या 12वीं के बाद, जब अपन एक टारगेट बनाते कि यार हमको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, न्याय के क्षेत्र में जाना है, और भी विभिन्न क्षेत्र में जाना है। लेकिन क्या होता है, कई सारे लोगों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो जहाँ भीड़ होती है वहीं घुसते हैं। और जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर जब घुसते हैं, तो क्या होता है कि देखो, बात वही होती है। फिर इंडिया में क्या होता है कि 100 में से 85% लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो भीड़ काहे के लिए खड़ी है वहाँ पर। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले युवा पीढ़ी एक शानदार लक्ष्य का निर्धारण करे, और उसको हासिल करने के लिए एक, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम प्लेस एंड पर्सन, मतलब एक शानदार समय में, अनुकूल समय में एक लक्ष्य का निर्धारण करें। एक शानदार प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ एक अच्छा शिक्षण संस्थान हो, वहाँ ज्वाइन करें। उसके बाद आपको अच्छे गुरुजन भी मिलना चाहिए, तीनों लोगों का चयन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको, मतलब अच्छी बुक्स, जो ज़्यादातर, मतलब आज चाहे वो सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि मतलब कौन से बुकों का चयन करना है। देखो, थ्योरी के लिए तो लगभग नेशनल लेवल की जितनी भी जो बुक्स होती हैं, वो सब एनसीईआरटी पर आधारित हैं, और लगभग स्टेट लेवल 70 से 80%, ये भी सब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी एनसीईआरटी को ही मतलब मानते हैं। और थ्योरी तो लगभग एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो हम लोग एमटीजी ज़्यादा बच्चों को बताते हैं कि एमटीजी से सॉल्व करना चाहिए। या अपन बात करते हैं कि जो अरिहंत प्रकाशन की जो बुक्स आती हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक्स, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो ऐसे बुकों का चयन करके मतलब अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, हमारी मजबूती को हम और प्रबल बना सकते हैं, ताकि हम जब भी जिस भी एग्ज़ाम को देने जाएं, तो उसमें 100% हमको सफलता अर्जित हो सके। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो स्टूडेंट को मतलब सफलता तक पहुंचाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बनी है कि आज देखिए, इस कोविड-19 के दौर में आज कई जगह ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मतलब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कई जगह अब धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा भारत देश इस कोविड-19 के दौर से उभर रहा है, तो धीरे धीरे शासन प्रशासन के द्वारा 50% दक्षता के साथ शिक्षण संस्थानों को चालू करने का आदेश दिया है। तो
इसको पालन करते हुए सभी शिक्षण संस्थान भी ओपन हो चुके हैं। परंतु फिर भी जिस तेज गति से पहले जो माहौल था, मार्च के पहले पहले की बात है, वो माहौल आज भी नहीं बन पाया है। वो जिस प्रकार से हमको क्लाइमेट बनाना चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 9 से 10 महीने का समय है जो कि काफ़ी गर्त में चला गया है। तो युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बेहतर लक्ष्य का निर्धारण करें और शानदार उसको रणनीति के साथ हासिल करने के लिए उसमें शानदार पूरा आत्मसमर्पण करके पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और हम चाहते हैं कि आप यदि स्नातक लेवल के स्टूडेंट है, या अपन बात करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट है, या हाई स्कूल लेवल के, या कई सारे जो लोग हैं जिनका एजुकेशन यूजी भी कंप्लीट हो गया, पीजी भी कंप्लीट हो गया, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार हमको बिजनेस के क्षेत्र में काम करना है, तो बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उनको भी उसमें भी चयन करने की आवश्यकता है। बिजनेस एक नहीं होता है, बिजनेस के भी बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे बिजनेस और कैरियर दोनों एक ही चीज़ है। हमको बिजनेस कौन से सेक्टर में करना है, कौन से क्षेत्र में काम करना है, या अपन बात करते कैरियर कौन से क्षेत्र में काम करना है, तो दोनों को चयन करने की आवश्यकता है। हम एक बेहतरीन लक्ष्य बनाकर, देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए आज युवा पीढ़ी में कई स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखिए सबसे पहले कोई भी लक्ष्य का निर्धारण करें तो उससे पहले अपनी योग्यता भी देखें कि हम किस योग्य है, कौन से कार्य मतलब कार्य अच्छे से कर सकते हैं, हम कौन से कार्य में निपुण हैं, उसके आधार पर ही लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम उस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं है, फिर भी हमने उसे लक्ष्य बनाया है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लक्ष्य उसको नहीं मिलेगा, काफ़ी देरी हो सकती है, काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए युवा पीढ़ी को सबसे पहले मतलब अपनी योग्यता के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, और लक्ष्य हमेशा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अगर खूबसूरत होगा तो निश्चित तौर से हम उसमें मेहनत करने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी रहेगा, और खूब मेहनत करेंगे और सफलता भी जल्दी मिलेगी। इसीलिए अभी बहुत कम समय है, प्लानिंग करने का समय नहीं है, ये एक्शन करने का समय है। प्लानिंग करके एक्शन करना है, एक नक्शा बनाया, उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए जब तक हम प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ अगर कार्य नहीं करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मेहनत करें, डेडिकेशन, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि धीरज का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा लोगों का कहना है और मेरा भी कहना है। तो इसीलिए युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आप अभी वर्तमान में जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपडेट रहें। आप ऐसा सोचेंगे कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, हमारे संस्थान में तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, अभी हमको ये भी करना है वो भी करना है, उनको बार बार बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। हम उनको बताते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखने का, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी एक नाव अगर साइड से निकल जाएगी तो हमारी हार निश्चित है। इसलिए लक्ष्य एक बनाओ, खूबसूरत बनाओ, ताकि हमें मेहनत करने में मज़ा आएगा, और हम मेहनत करेंगे तो जल्दी सक्सेस भी होंगे। और जब हम सक्सेस होंगे तो हम अपने घर परिवार को मतलब एक बेहतर स्थिति में लाएंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी कुछ सहयोग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें सक्षम बनने की आवश्यकता है, हमें सफल होने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। ईमानदारी हर क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे युवा लोगों को मैं देखता हूँ जो वर्तमान समय में क्या होता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पर हमारे बैतूल ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बैतूल ज़िले के युवा ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा होने वाले जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब वैकेंसी आती है, जब कोई पोस्ट निकलता है तो फॉर्म भरेंगे
उस दिन से वो तैयारी करेंगे। मतलब क्या होता है, देखिए किसी कार्य को अगर अपने को वास्तव में सफल करना है, अंजाम तक पहुंचाना है, तो उसके लिए साल भर लगे रहना पड़ता है। इसको मैं यूँ कहूँ कि देखिए एक जो किसान होता है, कभी किसान मतलब जब खेत में फसल लगाता है या फसल बोता है, तो वो खेत में उस फसल की तब तक रख रखाव देख रेख करता है जब तक कि वो पूरा खलिहान तक कट के ना जाए और खलिहान से निकल के ना जाए। जब तक कि वो जो जो अनाज रहता है वो पूरी तरह से घर तक नहीं आता, तब तक किसान उसके पीछे लगा रहता है। तो ये कैरियर भी ऐसा ही है। जो भारत देश के नौजवान लोग हैं, युवा पीढ़ी है, अपनी ताकत को पहचाने। हमें स्टेबल होने की आवश्यकता है, हमें सक्षम होने की आवश्यकता है, हमें स्थिरता चाहिए। स्थिर होने के लिए हमें आज वर्तमान में मेहनत करने की आवश्यकता है। हम निश्चित तौर से आने वाले समय में हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लाएंगे। हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे और हमारे ज़िले को एक मध्य प्रदेश में अलग ही पहचान दिलाएंगे, देश में अलग पहचान दिलाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपके शिक्षक और आपका सपना और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत जब पूरी तरह से होगी, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। शिक्षक के मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज जिस तेज गति से भारत देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सभी चीज़ें ख़त्म होने लग गई है, मतलब कुछ पैसे वाले लोगों के हाथ में पूरा देश जाने लग गया है। तो युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने हक अधिकारों की बात करें, ताली और थाली बजाकर अपनी मूर्खता साबित ना करें। हमें अपने हक अधिकारों की मांग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सरकारें आते जाती रहती हैं, लेकिन हमें हमारे बेसिक जो डिमांड होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, रोजगार, इन पर बात करने की आवश्यकता है। अगर ये हमारे पास है तो हम सक्षम होंगे, हम किसी का भला कर पाएंगे। यदि यही चीज़ नहीं है तो हम किसका भला कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने से अच्छा है हम पहले खुद का नेतृत्व करें, अपने परिवार का नेतृत्व करें, अपने समाज का नेतृत्व करें, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें। और ये तभी होगा जब हम सक्षम होंगे। शुरुआत खुद से होना चाहिए। एक कहावत भी है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो हमेशा पहले खुद के लिए करें। अगर आप खुद के लिए करते हैं तो निश्चित तौर से आने वाला जो समय होगा, ये आप दूसरों के लिए कार्य करोगे। वो जो समय होगा आप दूसरों के लिए कार्य करोगे। मतलब जब आप सक्षम हो जाओगे तो किसी न किसी रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से उनको सहयोग करोगे। जैसे मैं युवा लोगों को या किसी भी, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कई जगह सहयोग देते हैं। हमारा ये जो मिशन है लगातार चलते रह रहा है। हमारा जो विज़न है कि बैतूल ज़िले के जो बच्चे हैं, हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर करे। चाहे वो कोई किसी भी समुदाय का बच्चा हो, यदि वो हमारे ज़िले का नाम रोशन करता है तो ये हमारे बैतूल ज़िले के लिए गर्व की बात है। हमारे संस्थान के लिए गर्व की बात नहीं है, हमारे पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है। तो ऐसा हर युवा को एक नई ऊर्जा के साथ एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे। हम सभी लोग मिलके एक अच्छा समय लाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि 21वीं सदी में भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, पर कैसे बनेगा? हमें आज शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होना ही चाहिए। आज दूसरे देश, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो या और अन्य भी जो डेवलप देश है, वो आज इसी के दम से तो मतलब डेवलप कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारा भारत देश आज़ादी के 74 साल बाद भी विकासशील देश में गिना जाता है। तो हमारे देश की भारत सरकार और जितनी भी जो राज्य सरकारें हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा के लिए कार्य करें,
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्य करें, रोजगार के लिए कार्य करें, अगर ये हमारे भारत देश में अगर डेवलप होंगे तो निश्चित तौर से दूसरे देश भी हमसे प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे। तब जाके तो हम मानेंगे कि भारत देश 21वीं सदी में दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। इसमें नो डाउट है। अगर ये 3 क्षेत्र डेवलप हो गए तो निश्चित तौर से हमारा भारत देश डेवलप हो जाएगा और हम आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो इसलिए सभी युवा पीढ़ी से निवेदन है कि कहावत है कि युवा देश की रीढ़ है, लेकिन वर्तमान समय में रीढ़ मुड़ चुका है, बैंड हो चुका है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। युवा अपने आप को नहीं पहचान रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और जन्म के बाद मैं कौन कौन से कार्य कर सकता हूँ या कार्य के लिए हुआ है। तो इसे युवा को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देश का युवा जागेगा तभी तो हमारे भारत देश का विकास होगा। अगर युवा ही सोएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। इसलिए हमारे देश की पढ़ी लिखी जो युवा है उससे मेरा निवेदन है कि आप देश की सरकार उससे केवल रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग करें, इसके अलावा किसी की मांग ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित तौर से सरकार पर भी दबाव बनेगा और सरकार भी इसे देने के लिए विवश होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी युवा लोग एक बेहतर राष्ट्र के लिए, बेहतर समाज के लिए, बेहतर विकास के लिए एक शानदार लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें ताकि हमारे भारत देश का विकास हो सके। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।